हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.6 एंगुलर मोमेंटम। तो देखो, ये जो एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक है, बच्चों को थोड़ी सी परेशानी रहती है इसे समझने में। तो मेरी कोशिश होगी कि इस लेक्चर में तुम लोगों की हर एक क्वेरी को एड्रेस किया जाए, हर एक प्रॉब्लम, हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम लोगों को इस लेक्चर में मिले। और यहाँ पे मैंने कुछ हेडिंग्स भी लिखी है फॉर योर ईज कि अगर ये एज अ लॉन्ग आ जाए तो इसे प्रेजेंट किस तरीके से करना है। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। वेलकम, यू आर ऑन फिजिक्स ऑफ हाउ एंड आई एम योर मेंटोर दैंशबीर। तो टॉपिक है मेरे पास एंगुलर मोमेंटम। देखो, एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले इस पूरे जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे डिस्कस किया है। वो क्या क्या है? एक तो मेरे पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है तो उसके लिए मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय डिफाइन करता हूँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर वेलोसिटी की बजाय डिफाइन करता हूँ एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम ऐसे फोर्स की बजाय मैं डिफाइन करता हूँ टॉर्क। यानी एक बॉडी रोटेट कर रही है तो इसका मतलब है इस पे टॉर्क लग रही है, टॉर्क की वजह से बॉडी क्या करती है, रोटेट करती है। तो फोर्स की बजाय मैं इस पे डिफाइन करता हूँ टॉर्क, कि कितनी टॉर्क लगी जिसकी वजह से बॉडी रोटेट करने लग पड़ी। तो टॉर्क का दूसरा नाम क्या है? मोमेंट ऑफ फोर्स। यानी मैं फॉर रोटेशनल बॉडी आई डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। तो रोटेशनल बॉडी के लिए मैं मोमेंट ऑफ फोर्स डिफाइन करूंगा इंस्टेड ऑफ सिंपली फोर्स। सेम ऐसी फॉर रोटेशनल बॉडी मैं इनर्शिया की बजाय डिफाइन करता हूं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई। एंड सिमिलरली फॉर रोटेशनल बॉडी मैं लीनियर मोमेंटम की बजाय रोटेशनल बॉडी के लिए मैं डिफाइन करूंगा एंगुलर मोमेंटम। जैसे रोटेशनल बॉडी के लिए मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन। सेम ऐसे लीनियर मोमेंटम की बजाय मैं डिफाइन करता हूं एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम मेरे पास क्या आता है? मोमेंटम मेरे पास पी के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। लीनियर मोमेंटम सिंपली वो मेरे पास बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी। ये बताता है क्वालिटी ऑफ मोशन। देखो, और इफेक्ट ऑफ फोर्स भी बताता है कि फोर्स का कितना ज्यादा इफेक्ट होगा। देखो, पहले ये कंसीडर किया जाता था जब अभी मोमेंटम को लोगों ने गेन नहीं था किया, तो इनर्शिया तक लोगों के पास इंफॉर्मेशन थी। तो लोग ये समझते थे कि जिसका मास ज्यादा ना उसका इफेक्ट ऑफ फोर्स भी ज्यादा। मतलब अगर मेरे पास ट्रक और एक बाइसाइकिल है, दोनों आगे हिट करते हैं तो इफेक्ट ऑफ फोर्स किसका ज्यादा होगा? ऑब्वियसली ये कॉमन पर्सन तो ये समझेगा ट्रक, क्योंकि उसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा तो इफेक्ट ऑफ फोर्स भी ज्यादा। लेकिन अगर यही बाइसाइकिल मेरे पास हाई स्पीड से, वेरी हाई स्पीड से मूव कर रही है या बुलेट की स्पीड से आ रही है यही बाइसाइकिल, अब इसके पास आगे इसका मास बड़ा कम है लेकिन इसके पास वेलोसिटी बहुत ज्यादा। अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो सामने पर्सन होगा उसमें इफेक्ट ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा होगा। इसका मतलब है जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो सिर्फ और सिर्फ मास पे डिपेंड नहीं करता बल्कि इक्वली वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है। इसी वजह से मोमेंटम की टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन किया जाता है जो मेरे पास बराबर होती है मास इनटू वेलोसिटी। और ये मेरे पास मुझे बताती है क्वालिटी ऑफ मोशन, एक बॉडी के पास कितनी क्वालिटी ऑफ मोशन प्रेजेंट है। मास इनटू वेलोसिटी के बराबर होती है। अच्छा देखो, अब एंगुलर मोमेंटम को समझने से पहले मैं इस एंगुलर मोमेंटम को कंपेयर करूंगा टॉर्क के साथ। टॉर्क का हमें कॉन्सेप्ट पता है, उसे भी साथ साथ मैं बताऊंगा। तो टॉर्क के साथ कंपेयर करते हुए मेरे पास यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम भी आएगा। अच्छा, अब टॉर्क मेरे पास क्या आता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे मैं बोलता हूँ टॉर्क। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? टर्निंग इफेक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है वो मेरे पास क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम। अब देखना सारी चीजों को मैं कंपेयर करता हूँ। टॉर्क मेरे पास, टॉर्क का एक नाम क्या है? मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं टॉर्क को, वो वहां पे मैंने लिख दिया। तो एंगुलर मोमेंटम का दूसरा नाम क्या होगा? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अगर ये मूवमेंट ऑफ फोर्स है तो ये फिर मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम होगा सिंपली। तो इसका दूसरा नाम क्या? मूवमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो डेफिनेशन क्या? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। एक रेफरेंस एक्सिस के अबाउट जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स की वजह से जो प्रोड्यूस होता है उसी को बोला जाता है टॉर्क। और एंगुलर मोमेंटम के टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ लीनियर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस। एक रेफरेंस एक्सिस के अबाउट लीनियर मोमेंटम की वजह से जो टॉर्क या सॉरी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे बोला जाता है एंगुलर मोमेंटम। टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इज सिंपली नोन एज एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, टॉर्क मेरे पास बराबर होता है आर क्रॉस एफ टू, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, ये हमने चैप्टर नंबर 2 में एग्जांपल में वेक्टर एंड क्रॉस प्रोडक्ट में हमने ये देखी थी एग्जांपल टॉर्क की। टॉर्क मेरे पास बराबर होता है आर क्रॉस एफ टू। तो सेम ऐसे जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास बराबर होगा आर क्रॉस पी के। यहाँ पे ये जो आर है ये है जिस पॉइंट पे फोर्स लग रही है उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर फ्रॉम रेफरेंस एक्सिस। जिस पॉइंट के बाद बॉडी ने रोटेट करना है वहां से जिस पॉइंट तक फोर्स लग रही है उसकी जो पोजीशन है, इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस एक्सिस, वो मुझे रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे आर, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स। फोर्स का पोजीशन वेक्टर है। सिंपली यहाँ पे भी अगर किसी पॉइंट का मोमेंटम पी है इस डायरेक्शन के अलोंग, तो
उस पॉइंट का रेफरेंस एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर होगा वो सिंपली आर होगा, वेयर आर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो से जहां जहां तक तुम लोगों को समझ लगी कि बेसिकली एंगुलर मोमेंटम के जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है ड्यू टू लीनियर मोमेंटम, वही बेसिकली मेरे पास क्या है, एंगुलर मोमेंटम। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस बाय लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम की वजह से जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसी को मैं बोलता हूँ एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस पी। अब डेफिनेशन देखते हैं, बड़ी ब्रॉडर डेफिनेशन है इसकी। अ पार्टिकल विल पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम इफ इट सो मूव्स दैट इट्स एंगुलर पोजीशन इज चेंजिंग इज नोन एज सिंपली एंगुलर मोमेंटम। हर उस पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा अगर वो इस तरीके से मूव कर रहा है कि उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो चेंज हो रही है, तो इसका मतलब है इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है। मैं एग्जांपल देता हूं यहाँ पे, डेफिनेशन कहती है कि हर उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है अगर उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है अबाउट अ सर्टेन रेफरेंस एक्सिस। एक रेफरेंस पॉइंट के अबाउट अगर उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक बॉडी है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, अभी बॉडी यहाँ पे है, कुछ टाइम के बाद रोटेट करते हुए वो बॉडी या पार्टिकल इधर आ जाता है। अब उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वो कुछ ना कुछ चेंज हुई है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कुछ ना कुछ कवर किया है। तो डेफिनेशन कहती है हर वो बॉडी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करती है या एंगुलर पोजीशन उसका चेंज होता है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, मतलब इस बॉडी के पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा। अब कितना होगा वो फॉर्मूला भी हम देख लेते हैं। बहरहाल एक मैंने वहां पे पॉइंट के तौर पे लिख भी दिया, लेकिन फॉर्मूला देख लेते हैं। हर हर वो बॉडी जिसकी एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है उसके पास एंगुलर मोमेंटम है। अब ये बॉडी अगर कोई सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती है। अभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगी, उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी, एंगुलर पोजीशन चेंज होगी, मतलब इस बॉडी के पास क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम होगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सर्कुलर बॉडीज के पास भी एंगुलर मोमेंटम होता है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रही है तो उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। कैसे देखते हैं इसे भी, देखो ये है मेरे पास रेफरेंस पॉइंट, किसी भी रेफरेंस पॉइंट, वो रेफरेंस पॉइंट डिपेंड करता है कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा कि नहीं। बहरहाल ये मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है जिसके बाद बॉडी ने लेट्स सपोज आई इमेजिन कि उसने रोटेट करना है। यहाँ पे ये मेरे पास है एक पार्टिकल पी, इसका जो लीनियर मोमेंटम है वो है इस तरफ, पार्टिकल पी का लीनियर मोमेंटम है इस तरफ। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है अभी ये आर है इस तरफ। अच्छा ये पार्टिकल स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद आ जाता है यहाँ पे, ये पार्टिकल आ जाता है यहाँ पे। अब इसका एंगुलर मोमेंटम है इस तरफ और इसका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये आर से। अब पार्टिकल यहां से यहां पे आ गया, इसकी एंगुलर पोजीशन को थीटा के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। इसकी एंगुलर पोजीशन यहाँ पे चेंज हुई, मतलब यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है ना, तो इसका मतलब है ये पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, जो कि थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाएगा, इसकी जो एंगुलर पोजीशन है चूंकि वो चेंज हो रही है तो इसका मतलब इस पार्टिकल के पास भी एंगुलर मोमेंटम है। आधी स्ट्रेट लाइन में मूव कर, लेकिन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसके पास भी एंगुलर मोमेंटम होगा। अच्छा किसके पास नहीं होगा, अच्छा हर बॉडी जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है जरूरी नहीं कि उसके पास एंगुलर मोमेंटम हो। अगर एंगुलर पोजीशन चेंज हो रही है तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम है, अगर नहीं हो रही तो नहीं है। फॉर एग्जांपल अब यही मेरे पास वो रेफरेंस पॉइंट है, ये एक्सिस है जिसके बाद बॉडी ने इमेजिन टू रोटेट करना है। और ये है जी बॉडी का, यहाँ पे बॉडी का जो है वो मोमेंटम है इस तरफ, पार्टिकल है और उस पार्टिकल का एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर और उस पार्टिकल का मोमेंटम है इस तरफ। अब ये पार्टिकल अभी इधर है, थोड़ी देर बाद आ जाएगी लेट्स सपोज यहाँ पे। अब इसका लीनियर मोमेंटम यहाँ पे, पार्टिकल अगेंस्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, लेकिन चूंकि उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव तो कर रहा है लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहा, उसकी एंगुलर पोजीशन नहीं चेंज हो रही, तो इसका मतलब है इसके पास एंगुलर मोमेंटम नहीं होगा। और इस पार्टिकल के पास, हर इस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा अबाउट अ सर्टेन रेफरेंस एक्सिस। अगर उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी तो उसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स के तौर पे तुम लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। अ पार्टिकल विल पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम, और उस पार्टिकल के पास एंगुलर मोमेंटम होगा इफ इट्स सो मूव, अगर वो इस तरीके से मूव करे that its angular position is changing with respect to from certain reference point। ये भी लिख लो, ज्यादा एक्सक्लूसिवली जो है एक्सप्लेन हो जाएगा। अगर उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी फ्रॉम सर्टेन रेफरेंस पॉइंट तो उस बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम होगा। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। अब सारी चीजें जो से वो तुम लोगों ने, जहां से तुम लोगों ने लोगों को स्टार्ट करना है डेफिनेशन से,
और इसी तरीके से एक्सप्लेनेशन, फिर मैं नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिखवाऊंगा। तो एक्सप्लेनेशन में क्या है, अभी मैं जनरल तौर पे बात करूंगा। अभी ये नहीं मैं बात करूंगा कि मेरे पास पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। मैंने अभी बताया कि अगर कोई बॉडी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में भी मूव कर रहा है तो उसके पास भी एंगुलर मोमेंटम हो सकता है। तो यहाँ पे मैं जनरल टर्म्स में बात करूंगा। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m, मान के चलो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, मूविंग विद वेलोसिटी v, वो किसी खास वेलोसिटी v के साथ मूव कर रही है, तो उसके पास लीनियर मोमेंटम होगा। फिर अगर एक पार्टिकल का मास है, वेलोसिटी भी है, तो उसके पास मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम होगा, व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। तो उसके पास लीनियर मोमेंटम p है। देन एंगुलर मोमेंटम L अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस, एक रेफरेंस एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा पार्टिकल का, इट विल बी इक्वल टू r क्रॉस p। एंगुलर मोमेंटम मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है r, पोजीशन वेक्टर r एंड लीनियर मोमेंटम p का। देखो क्रॉस प्रोडक्ट ना नॉन कम्यूटेटिव होते हैं। नॉन कम्यूटेटिव का मतलब है r क्रॉस p मेरे पास p क्रॉस r के बराबर नहीं होगा। r क्रॉस p क्रॉस r के बराबर नहीं होता, तो इसका मतलब है एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस p है, p क्रॉस r नहीं है। तो रिमेंबर दिस। तो अच्छा ये सारी चीजों को नोट डाउन करो। और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ है वेयर r इज पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस, एक्सिस के अबाउट। ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल p है, इसका पोजीशन क्या है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, एक्सिस इसका पोजीशन कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा r के साथ, जो कि मेरे पास एक पोजीशन वेक्टर जो कि इस पार्टिकल p की पोजीशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, वेयर r इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल अबाउट द एक्सिस। तो अब बाकी सारी डिटेल्स को नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं। अभी तक तुम लोगों ने डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन यहाँ तक नोट डाउन कर लो। अब एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देख लिया कि एंगुलर मोमेंटम वो मेरे पास बराबर होता है r क्रॉस p के। अच्छा, अब क्रॉस प्रोडक्ट r, अगर मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट है a क्रॉस b, वो मेरे पास बराबर होता है a क्रॉस b विल बी इक्वल टू a b साइन ऑफ थीटा इंटू n हैट। n हैट बताता है डायरेक्शन की। अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट की वो टाइप है कि जिससे अगर दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करें तो इन रिटर्न एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। यहाँ पे r और p को मैंने मल्टीप्लाई करवाया, दोनों वेक्टर्स थे, मल्टीप्लाई कराया और इन रिटर्न मेरे पास अगेन एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसे मैं क्रॉस प्रोडक्ट कहता हूँ। बहरहाल क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b वो मेरे पास बराबर होता है a b साइन ऑफ थीटा n हैट के। तो सेम एज r क्रॉस p मेरे पास बराबर होगा r p साइन ऑफ थीटा n हैट के। तो यहाँ पे r क्रॉस p मैंने लिख लिया, वो मेरे पास बराबर है आर पी साइन ऑफ थीटा इंटू एन हैट। एन हैट बताता है सिंपली डायरेक्शन, मतलब ये जो नया वेक्टर होगा इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करा के मेरे पास एक नया वेक्टर बना, ये जो नया वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इन दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगी। अच्छा, मैग्नीट्यूड की बात करूं, यहाँ भी तो वेक्टर है ना, वेक्टर में दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बता रहे हैं और एन हैट बता रही है डायरेक्शन को। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड के साथ डील करूं तो वेक्टर लिखने के ऊपर वेक्टर साइन डालने की जरूरत नहीं है, तो एल विल बी इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा, और यहाँ पे भी डायरेक्शन मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं मैग्नीट्यूड के साथ डील कर रहा हूँ। अच्छा, लीनियर मोमेंटम मेरे पास बराबर होते हैं एम इंटू वी के, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम की वैल्यू को पुट कर दो, तो एल जो मेरे पास होगा वो बराबर होगा एम आर बी, मतलब ये यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी एम बी, तो इसे रीअरेंज किया एम आर बी, एम आर बी, एम आर बी साइन ऑफ थीटा। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू, और इनफैक्ट मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम आर बी साइन ऑफ थीटा। अब ये क्वांटिटी कौन सी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट की जाती है, इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट की जाती है राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल क्या कहते हैं, यहाँ पे आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी है तो पहला वेक्टर है मेरे पास आर और दूसरा वेक्टर है मेरे पास पी। अगर ये मेरे पास है पहला वेक्टर आर और ये है जी, मतलब ये मेरे पास एक पार्टिकल पी है, इसका मोमेंटम है, ये पार्टिकल है इसका मोमेंटम है पी इस तरफ, और इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आर। अब तुम लोगों ने इसे थोड़ा सा रीअरेंज करो, ये पहले मैंने आर को रिप्रेजेंट कर लिया, फिर इसी की टेल पे मैंने यहाँ पे पी को रिप्रेजेंट कर लिया, सेम ऐसे। पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में तुम लोगों ने अपनी फिंगर्स को स्ट्रेट करना है और इसे कल करना है दूसरे वाले वेक्टर्स की डायरेक्शन में। पहले वाला वेक्टर आर है, मैं फिंगर्स को कल करूंगा सेकंड वेक्टर्स की डायरेक्शन की तरफ, सेकंड वाले वेक्टर की डायरेक्शन की तरफ अपने फिंगर्स को कल किया, तो जो थंब है, डायरेक्ट थंब है, वो मुझे पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन होगी बाहर की तरफ, ठीक है। और अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, जैसे यहाँ पे अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो इसका एंगुलर मोमेंटम किस तरफ होगा, जिस तरफ रोटेशन है, फिंगर्स को कल करो, एंगुलर मोमेंटम विल बी पॉइंट आउट, विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ इरेक्ट थंब, इरेक्ट थंब की डायरेक्शन में एंगुलर मोमेंटम होगा। तो बहरहाल डायरेक्शन, इस डायरेक्शन कैन बी फाइंड आउट बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल अभी तुम लोगों ने देख लिया, तो पहले वाले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को स्ट्रेट करो और दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन में फिंगर्स को कल करो, तो जो इरेक्ट थंब है इट विल बी पॉइंट आउट इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।
यूनिट क्या है जी, यूनिट देख लो यहाँ पे मैथ का यूनिट केजी। अच्छा, और ये जो आर है इसका यूनिट मीटर, पोजीशन वेक्टर है ना, पोजीशन का यूनिट मीटर और मीटर पर सेकंड। तो केजी यहाँ पे ये मीटर, मीटर पर सेकंड है, मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा और पर सेकंड एज इट इज, तो यूनिट होगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसका एक और यूनिट भी है न्यूटन मीटर सेकंड। देखो बड़ी चीजें कंपेरेबल है। जैसे ही मेरे पास न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, वो मेरे पास बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम वो मेरे पास बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू मास फोर्स इनटू टाइम। तो मोमेंटम का एक और यूनिट भी है न्यूटन सेकंड। सेम ऐसे जो एंगुलर मोमेंटम है वो मेरे पास बराबर है रेट ऑफ चेंज ऑफ टॉर्क। ठीक है, तो यहां से सॉरी सॉरी जो टॉर्क है सॉरी सॉरी, जैसे फोर्स वो मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम है, तो टॉर्क मेरे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, फोर्स टॉर्क लीनियर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम टाइम टाइम, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एल विल बी इक्वल टू टॉर्क इनटू टाइम। टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर और टाइम का सेकंड, तो इसका एक और यूनिट क्या है न्यूटन मीटर सेकंड। तो ये भी रिमेंबर रखना, ये भी रिमेंबर रखना। ओके, अच्छा अब एक ये तो जनरल केस, हर एक पार्टिकल के लिए हर एक सिनेरियो के लिए ये वैलिड है, ये वाला फॉर्मूला वैलिड है हर एक सिनेरियो के लिए। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं, यही फॉर्मूला, ये जनरल हमने बात की। अब मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, अगर ये मेरे पास एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी, एंगुलर मोमेंटम है कितना है वो देखते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस आर, मेरे पास एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है। अब अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा हो या रोटेट कर रहा हो तो उसके लिए मैं लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन करता हूँ। सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वो जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, मतलब इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही। अगर एंगुलर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें क्या होगा, जीरो। एक्सेलरेशन बताते हैं चेंज इन वेलोसिटी, अगर चेंज इन वेलोसिटी नहीं तो एक्सेलरेशन भी नहीं। तो अगर उसकी एंगुलर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है तो मतलब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। अब ये क्यों हमने इमेजिन किया, ये क्यों हमने इमेजिन किया, देखो इससे पहले हमें पता है कि अगर एक किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए, न्यूटन का सेकंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि अगर किसी बॉडी पे मैं फोर्स लगाऊंगा तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। ठीक है, फोर्स लगाने से मोमेंटम कम या ज्यादा होगा क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सेम ऐसे अगर किसी बॉडी पे टॉर्क लगेगा तो उसका एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा, टॉर्क की वजह से एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होता है। अब मैं चाह रहा हूं कि एंगुलर मोमेंटम चेंज ना हो, अगर एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं चाहता तो मैं यहां भी चाहूंगा कि टॉर्क भी ना लगे। और टॉर्क कैसे लगती है, अगर किसी बॉडी में जैसे मेरे पास लीनियर फोर्स होती है, अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है उसका मतलब है इसमें फोर्स लगी है। सेम ऐसे अगर किसी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है इसका मतलब है इस बॉडी पे भी टॉर्क लगी है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो का इनडायरेक्टली मतलब ये है कि इस बॉडी में टॉर्क नहीं लगी, मैंने सॉरी इस बॉडी में मैंने कोई टॉर्क नहीं लगाई। अगर टॉर्क नहीं लगाई तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी चेंज नहीं हुआ, तो इसी वजह से मैंने कहा विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, देन एंगल बिटवीन आर एंड वी एंड आर शुड बी 90 डिग्री। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो सूर्य में बी और आर के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तुम लोगों को पता है ना, रेडियस और टेंजेंट के दरमियान, अगर ये मेरे पास किसी पॉइंट पे टेंजेंट है ऑन अ सर्कल, तो जो रेडियस के साथ ये टेंजेंट का एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। अब किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो अलोंग दी टेंजेंट होती है, किसी भी पॉइंट पे जो पार्टिकल की वेलोसिटी होती है वो अलोंग दी टेंजेंट होती है। कैसे पता लगेगा, इस पॉइंट पे पार्टिकल को छोड़ो, पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। और ये मैंने यहाँ पे रेडियस को ड्रॉ कर दिया। अब रेडियस और वेलोसिटी के दरमियान एंगल है कितना, 90 डिग्री। ऑब्वियस है, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो सूर्य में वेलोसिटी और रेडियस के दरमियान जो एंगल होगा, ये पोजीशन वेक्टर के दरमियान एंगल होगा, इट विल बी 90 डिग्री। अच्छा, एंगुलर मोमेंटम ये मेरे पास जनरल केस एम आर वी साइन थीटा, एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम आर वी साइन थीटा। थीटा की जगह मैंने 90 डिग्री पुट कर दिया क्योंकि एंगल 90 है, साइन 91 होता है। तो फॉर अ सर्कुलर बॉडी, अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी इसका एंगुलर मोमेंटम मेरे पास बराबर होगा एम आर वी। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करी है, रोटेट कर रही है, तो इसके लिए बेटर होता है कि मैं एंगुलर वेलोसिटीज को या एंगुलर क्वांटिटीज को डिफाइन करूं। तो यहाँ पे वेलोसिटी को मैं एंगुलर वेलोसिटी के साथ रिप्लेस करने जा रहा हूँ। वेलोसिटी मेरे पास बराबर होती है आर मेगा के, सिंपली यहाँ पे वैल्यू को पुट करो, एल विल बी इक्वल टू एम आर, वेलोसिटी की जगह आर ओमेगा, आर 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 स्क्वायर हो गया, तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब हमने पिछले लेक्चर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखा एम आर स्क्वायर मेरे पास बराबर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के, तो एम आर स्क्वायर की जगह मैं आई सिंपली पुट कर दूंगा,
तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आई, इसकी जगह आई और जी ओमेगा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम का मेरे पास फॉर्मूला है तो रोटेशनल बॉडी, अगर एक बॉडी रोटेट करे, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ वैलिड है अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में रोटेट करे उसके लिए। तो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला है आई इंटू ओमेगा, बड़ा कंपेरेबल है। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता था, मैस इंटू वेलोसिटी, है ना। देखना अब मैस तो मेरे पास फॉर एंगुलर, अगर एक बॉडी एंगुलर मोशन में है, अगर एक बॉडी रोटेट करिए तो उसके लिए मैं मैस की बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया की बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया को डिफाइन करता हूँ, लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी को मैं डिफाइन करता हूँ। ये मेरे पास एंगुलर मोमेंटम हो गया, ठीक है बच्चों। इनर्शिया की बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर वेलोसिटी की बजाय एंगुलर वेलोसिटी। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसी का रोटेशनल एनालॉगस ले लूं तो ये मेरे पास सिंपली इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा, लीनियर मोमेंटम की बजाय एंगुलर मोमेंटम। इसी तरीके से हमने बाकी सारी चीजें भी देखी थी, जैसे टॉर्क है, फोर्स मेरे पास बराबर होता है मास इनटू एक्सीलरेशन, न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, सेम एज न्यूटन सेकंड लॉ फॉर अ रोटेशनल बॉडी, जो कि हमने पहले ड्राइव किया हुआ है। लेकिन अगर मैं रोटेशनल एनालॉगस लेता जाऊं तो सिंपली मेरे पास किसके बराबर होगा, अगर एक बॉडी रोटेट करे तो फोर्स की बजाय टॉर्क, मास की बजाय इनर्शिया की बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लीनियर एक्सीलरेशन की बजाय एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये न्यूटन सेकंड लॉ है फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ या रोटेशनल बॉडी के लिए। तो सेम ऐसे रोटेशनल एनालॉगस लेते जाओ तो तुम्हारे पास वही क्वांटिटी एंगुलर मोशंस में डिफाइन होती जाएंगी। तो यहाँ तक हमने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला फॉर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ वो भी देख लिया। अब एक रिजिड बॉडी की एग्जांपल लेते हैं, एक रिजिड बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करते हैं और यहाँ पे टॉपिक टर्मिनेट हो जाएगा मेरे पास। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो बाकी सारी चीजें। अब एक रिजिड बॉडी है उसका एंगुलर मोमेंटम हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये मेरे पास एक डिस्क है, एक रिजिड बॉडी है, मुझे इस रिजिड बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो अभी तक हमने एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना सीख लिया। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, वहां पे लिखा हुआ है एम आर स्क्वायर ओमेगा। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा। ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ तब तक वैलिड है जब तक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। अगर एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला वैलिड नहीं। तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ये वैलिड है फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। अब ये मेरे पास एक रिजिड बॉडी है, मुझे इसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है और मुझे ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है ये वाला। अगर ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो कुछ अजम्पशंस है, उन्हें मुझे यहाँ पे कोट करना होगा। अजम्पशंस क्या है, लेट कंसीडर सिमेट्रिक बॉडी, एक सिमेट्रिक बॉडी है, इज रोटेटिंग अबाउट सेंटर ऑफ मास, वो अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या करी, रोटेट करी। जब एक सिमेट्रिक बॉडी अपने सेंटर मास के अबाउट रोटेट करी हो तो शुरू में उसकी जो रोटेशन है वो प्योर रोटेशन होती है। देखो सेंटर मास क्या है, सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है कि जिस पॉइंट के अबाउट अगर बॉडी को फ्रीली रोटेट करवाया जाए तो वो जो बॉडी है उस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगी। ये डंबल्स है, इस डंबल्स को मैं फ्रीली रोटेट करवाता हूँ, मतलब मैंने फिक्स ही नहीं किया हुआ, फ्रीली रोटेट करवाता हूँ। तो ये जो डंबल्स हैं ये जिस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेंगे वो इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ मास, सेंटर मास के अबाउट रोटेट करते हैं। सेंटर ऑफ मास वो वाला पॉइंट है जहां पे बॉडी का टोटल मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है, सारे का सारा मास इस पॉइंट पे कंसंट्रेट होता है। और जी वो पॉइंट होता है कि जिसपे अगर मैं इस पॉइंट पे अगर मैं फोर्स लगाऊं तो बॉडी विदाउट एनी रोटेशन स्ट्रेट लाइन में ही मूव करेगी। यहाँ पे फोर्स लगाने से बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। इसके अलावा अगर मैं किसी और पॉइंट पे फोर्स लगाऊंगा तो बॉडी रोटेट करेगी अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास। तो शुरू में जो रोटेशन होती है वो प्योर रोटेशन होती है। अच्छा, और ये जो एक सिमेट्रिक बॉडी है, ठीक है, वो अपने सेंटर मास के अबाउट रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ ये रोटेट कर रही है, इसके पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, देन इट्स एंगुलर मोमेंटम विल बी। तो इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, देखो अगर मुझे इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करना है तो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला पता है मुझे, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहाँ पे इस बॉडी को मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में ज्यूम करूंगा, जैसे ये बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी है। अब हर एक पार्टिकल का मैं एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करूंगा, फिर इन सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को मैं सम अप कर दूंगा तो मेरे पास इस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है m1, इसका एंगुलर मोमेंटम होगा L1 विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर, पहले वाला पार्टिकल है सब्सक्रिप्ट में 1 1 लिख दो, m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा के साथ सब्सक्रिप्ट में मैंने 1 नहीं लिखा, क्यों, ये बॉडी ये डिस्क मेरे पास रोटेट कर रही है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। अब यहाँ पे जितने भी पार्टिकल हैं वो सारे के सारे सेम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रहे हैं। मैंने बोला था कि एक रिजिड बॉडी के ऊपर जो पार्टिकल्स होते हैं वो उनकी जो एंगुलर क्वांटिटीज होती हैं वो सेम ही होती है, लाइक एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। एग्जांपल है ये डोर है, ये एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट कर रही है, मान के चलो 1 सेकंड में 1 रेवोल्यूशन का चक्कर कंप्लीट कर लेते, 1 सेकंड में 1 चक्कर, इसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी होगी।
अब इसके ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे के सारे एक सेकंड में एक ही चक्कर कंप्लीट कर रहे हैं, सबकी एंगुलर वेलोसिटी 1 रेवोल्यूशन पर सेकंड ही होगी। तो यहाँ पे अगर ये डिस्क एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ रोटेट करे तो यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स हैं तो सबकी एंगुलर वेलोसिटी पार्टिकल 1 की, पार्टिकल 2 की, सारे के सारे एंगुलर वेलोसिटी वो मेरे पास ओमेगा के बराबर होगी। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में मैंने 1 2 नहीं लिखा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, पार्टिकल 2 की एंगुलर वेलोसिटी m2r2 स्क्वायर ओमेगा, चलते चलते पार्टिकल n की एंगुलर वेलोसिटी ln mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब नेक्स्ट व्हाइट बोर्ड पे चलते हैं। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम मेरे पास कैसे आएगा, इन सारे एंगुलर मोमेंटम्स को मैं सम कर दूंगा, L1 प्लस L2 प्लस अब चलते चलते Ln तक सारे एंगुलर मोमेंटम्स को मैं सम कर दूंगा तो मेरे पास बॉडी का एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। L1 m1 r1 स्क्वायर ओमेगा, L2 m2 r2 स्क्वायर ओमेगा, सिमिलरली चलते चलते Ln विल बी इक्वल टू mn rn स्क्वायर ओमेगा। अब यहाँ पे ओमेगा मेरे पास कॉमन आ रहा है, ओमेगा को मैंने कॉमन निकाल दिया, अंदर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, चलते चलते mn rn स्क्वायर, ये मेरे पास बचेगा। अच्छा, अब ये सारे के सारे क्वांटिटी सम हो रही है तो स्टेयर्स में इन सारे क्वांटिटीज को जो कि सम हो रही है उन्हें ऐसे लिखा जाता है समीशन। सम क्या आ रहा है, m और r, समीशन m r स्क्वायर। और ये स्टार्ट कहां से हो रही है, जो क्वांटिटी सम हो रही है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, 1 से स्टार्ट हो रही है और n पे एंड हो रही है, n पे टर्मिनेट हो रही है। तो समीशन m i r a स्क्वायर, i यहाँ पे मैंने लिख दिया और i मेरे पास 1 से स्टार्ट हो रहा है, i विल बी इक्वल टू 1 और एंड कहां पे हो रहा है, n तक। तो इसे स्टार्स में इस तरीके से लिखा जाता है, समीशन एम आर स्क्वायर, वो तो मैंने लिखा, कॉमन एम आर स्क्वायर था, सब्सक्रिप्ट बस चेंज हो रहा था 1 1 2 2 चलते चलते एन एन, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट में मैंने आई आई लिख दिया और आई स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके एन तक, यहाँ पे मैंने आई को मेंशन कर दिया। तो ये मेरे पास इसे शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिखा रहेगा, ठीक है। अब ये जो एम आर स्क्वायर है, एम आर स्क्वायर ये तो इनर्शिया होता है ना, तो ये जो समीशन है एम आर स्क्वायर का, ये मेरे पास अगेन इनर्शिया के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू आई ओमेगा, वेयर आई इज समीशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है, और आई स्टार्ट्स फ्रॉम 1 एंड एंड एट एन। तो बच्चों ये था आज का लेक्चर, एंगुलर मोमेंटम को हमने डिस्कस किया। पहले इसकी बेस को हमने बनाया एंगुलर मोमेंटम की, फिर उसके बाद डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन, फिर उसके बाद अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करे उसका एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट किया, और अगर एक रिजिड बॉडी है तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड आउट किया जाएगा वो भी हमने देख लिया। तो ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।